हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स की मेथड्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, जो हमने डिस्कस किया था, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसका एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से किसी क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के लिए जो 3 मेन स्टेप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले चॉइसिंग ऑफ सीड का जो सीड चॉइस करनी चाहिए, जो सीड चुननी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर प्लांटेशन। दूसरा, उस प्लांट की नर्चरिंग किस तरह करनी चाहिए, यानी कि उसे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं वो किस तरह उसे प्रोवाइड करवाया जाए और किस तरीके से उसको प्रोवाइड करवाया जा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। तीसरा, कि जो क्रॉप जो डेवलप्ड हो चुकी है, जो ग्रोथ कर चुकी है, जो तैयार हो चुकी है, किस तरह से उसका प्रोटेक्शन किया जाए और क्यों प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, और उसके बाद किस तरह से उसकी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग करनी क्यों ज़रूरी है। ये सब हमने ये तीनों स्टेप्स हमने जो है वो कवर करे थे। इसके साथ ही साथ हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में जाना था कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है क्या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्योंकि दिन पर दिन हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन की वजह से ही जो हाई डिमांड है किस चीज़ की? फूड की, वो भी दिन पर दिन बढ़ रही है। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है क्या? क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना। ठीक, तो हमने इस चीज़ पर भी हमने बात की थी। अब जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करते हैं, क्रॉप वैरायटी में तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट किया कैसे जाता है? इस वैरायटी को इम्प्रूव करने की कोई ना कोई मेथड्स तो होगी, कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मेथड्स के बारे में। ठीक, तो चलते हैं, बात करते हैं मेथड्स के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे बताया गया है 2 मेथड्स जो कि आपकी सिलेबस में भी दी गई हैं। इन 2 मेथड्स को बताया गया है कि दिस कैन बी अचीव बाय 2 मेथड्स। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज अचीव बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे हम शॉर्ट में GM क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये जो 2 मेन मेथड हैं ये आपके सिलेबस में भी दी गई हैं, और ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप कर लीजिए क्या? स्टार मार्क, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इस प्रोसेस को और इस टर्म को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज कि मैंने कोई प्लांट लिया है, सॉरी मैंने एक नहीं 2 प्लांट लिए हैं। ठीक, मैंने 2 प्लांट लिए हैं और इन दोनों प्लांट जो हैं, इन दोनों प्लांट के अंदर ना 2 क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं। यानी ये जो फर्स्ट प्लांट है ना, इस प्लांट की जो क्वालिटी है वो ये है कि ये हाई ईल्ड प्रोवाइड करवाता है, यानी कि हाई ईल्ड देता है। और हमारी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का जो मेन एम है वो तो यही है कि हमें ऐसी क्रॉप चाहिए जो कि हाई ईल्ड प्रोवाइड करवाए। हमारा मेन एम क्या है? मेन एम है हमारा हाई ईल्ड, क्योंकि हम शुरू से ही इस टर्म पे फोकस करते आए हैं, हाई ईल्ड पे। तो ये जो पहला प्लांट है ये हमें हाई ईल्ड प्रोवाइड करवा रहा है, पर जो दूसरा प्लांट है ना, वो दूसरा प्लांट जो है उसकी ईल्ड जो है वो लो है, वो हमें लो ईल्ड प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक, अब ये जो पहला प्लांट है ये हाई ईल्ड तो प्रोवाइड करवा रहा है, बट इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो लो है, यानी कि लो डिजीज रेजिस्टेंस है। ये लो डिजीज रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस टू डिजीज से आप क्या समझते हैं? लो रेजिस्टेंस टू डिजीज मतलब कि अगर इस प्लांट पर कोई भी इंसेक्ट इजीली इस पे अगर अटैक करेगा, कोई भी प्लांट अगर इस पे कोई भी अगर इंसेक्ट इस प्लांट पे अटैक करेगा तो ये इजीली उससे अफेक्ट हो जाएगा, यानी इजीली इस प्लांट पर डिजीज कॉज हो जाएगी। और जो दूसरा वाला प्लांट है ना, वो दूसरा वाला प्लांट है वो है हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज। हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज। जो दूसरा वाला प्लांट है वो ईल्ड तो कम दे रहा है, बट वो हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज है। मींस कि अगर कोई इंसेक्ट उस प्लांट पर अटैक करेगा तो वो प्लांट कैपेबल होगा अपने आप को उस अटैक से, उस इंसेक्ट से सेव करने में।
अब मेन इम्पॉर्टेंट, जब फार्मर जब खेती करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं और जब वो क्रॉप्स उगाते हैं तो उनका मेन एम क्या होता है कि उन्हें क्रॉप ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में उगानी है, ईल्ड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ईल्ड तो ज़्यादा हो जाती है, ईल्ड ज़्यादा होने से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उस ईल्ड को, अगर उस प्रोडक्टिविटी को, अगर उस क्रॉप को कोई डिजीज़ आकर ख़राब कर दे तो क्या होगा? पूरी की पूरी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। जो जब इतनी मेहनत की हमने इनिशियल स्टेज से, हमने इतना कुछ किया, हमने सॉइल में जो है सीड डाला, फिर हमने उसकी नर्चरिंग की, उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई, उसको वाटर दिया, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए, वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ। महीनों की जो मेहनत है वो पल में ख़राब हो जाएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़। क्योंकि वो जो प्लांट है वो लो रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़ है, यानी कि उस पर जो इंसेक्ट अटैक कर रही है तो वो उस अटैक को जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, और उस प्लांट पर क्या हो रही है? इजीली डिजीज कॉज हो रही है, और उसके साथ साथ वो और अदर प्लांट्स को भी उससे अफेक्ट कर रहा है। तो यानी पूरी की पूरी क्रॉप हो गई, पूरी की पूरी फसल हो गई बर्बाद। तो अब फार्मर्स का मेन एम क्या होता है कि हमें अपनी क्रॉप को कुछ भी करके डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, यानी कि हमें उसे कई सारे ऐसे बायोटिक फैक्टर्स से जो है वो दूर रखना है। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? क्रॉप तो फिर उन्हें ऐसी क्रॉप चाहिए होगी ना जो डिजीज, हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज भी हो, जिस पे इजीली डिजीज कॉज ना हो पाए, और जो हमें ईल्ड भी अच्छी दे सके। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे हमने दोनों प्लांट लिए, दोनों प्लांट की खूबियाँ और खामियाँ दोनों हमने जानी, दोनों के अंदर खूबियाँ भी हैं, दोनों के अंदर खामियाँ भी हैं। तो हमें अगर इन दोनों को मिला के एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर सिर्फ खूबी हो, तो क्या होगा? हमने इन दोनों का कराया क्या? क्रॉस ओवर। यानी क्रॉस ओवर कराया, और ये जो प्लांट बना, ये जो तीसरा प्लांट हमें मिलेगा, ये कैसा होगा? ये हाई ईल्ड तो प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा, साथ ही ये होगा क्या? हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज, हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज। और हमें ऐसा ही तो प्लांट चाहिए, हमें ऐसे ही तो प्लांट की जरूरत है जो कि हमें ईल्ड अच्छी प्रोवाइड करवाए, जिसकी ईल्ड हाई हो और साथ ही साथ हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज हो। क्योंकि अगर वो हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज होगा तभी तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ पाएगी, वरना सारी की सारी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये प्लांट हमें मिल गया। इस प्लांट के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमें चाहिए थे। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्लांट में चाहिए होते हैं, और उस प्रोसेस में जो डिफरेंट वैराइटीज़ के, डिफरेंट स्पीशीज़ के जो प्लांट होते हैं, उनके बीच में जो क्रॉस ओवर करके जो एक डिफरेंट बनता है, डिफरेंट प्लांट बनता है, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, जैसे हम ऑफस्प्रिंग बनता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो इस जो पूरी जो प्रोसेस जो हमने जानी है, इस प्रोसेस को हम इस डेफिनेशन के थ्रू परफेक्टली समझ सकते हैं कि इट इज हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट वेराइटीज और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू क्रिएट अ हाइब्रिड। यानी जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं और दो डिफरेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो स्पीशीज और जो वैरायटी होती है, जो डिफरेंट वैराइटीज स्पीशीज होते हैं, उनके बीच में जो क्रॉस ओवर होता है, उनकी कंबाइनिंग से जो क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है? हाइब्रिड। यानी ऑफ स्प्रिंग जो क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन विद देयर एग्जाम्पल। तो आप बिल्कुल भी इसे भूलिएगा मत और इसे याद रखिएगा कि, और बिल्कुल इसे अच्छे से समझ के इसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। अब हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आपके कोर्स में हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में भी बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज इंटरवेराइटल, सेकंड इज इंटर स्पेसिफिक एंड थर्ड इज इंटर जेनेरिक। अब इंटरवेराइटल का क्या मतलब होता है? इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन मीन्स एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें जो दो वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज के बीच में होता है। ठीक, जिसमें दो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट यानी गेहूं प्लस राइस। कैसे भाई?
ये कैसे हुआ? वीट और राइस दोनों ही सैरल्स हैं, ठीक, बट इनकी वैरायटी अलग है ना, वीट अलग है, राइस अलग है, दोनों अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो दोनों की वैरायटी अलग हुई, बट दोनों क्या हुए? दोनों कहलाएंगे तो सैरल्स ही, तो वैरायटी डिफरेंट हुई और इनके क्रॉस ओवर से जो नया हाइब्रिड बनेगा, ठीक, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे कहेंगे क्या? हाइब्रिड। और ये प्रोसेस क्या हो गई? इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या है? इंटरस्पेसिफिक। अब इंटरस्पेसिफिक का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि इंटरस्पेसिफिक का कोई एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल। जब भी एक फ्रूट है जो कि बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है, मोस्टली सारे फ्रूट्स टेस्टी होते हैं, बट ये जो फ्रूट है ना, ये सब लोगों को पसंद होता है, मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको बहुत पसंद होता है। और ये जो फ्रूट है ना, मोस्टली समर के डेज में आता है। कौन सा फ्रूट है? आप शायद गैस कर सकते होंगे कि कौन से फ्रूट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। यस, मैंगो के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसे लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े लोग तक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मोस्टली ये समर्स में ही होता है, और पूरे समर हम सब इस फ्रूट को एंजॉय करते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक का जो एग्जाम्पल है मैंगो से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। आप जब मार्केट में जाते होंगे समर के डेज में, तो आप देखते होंगे कि मैंगो की कई सारी वैरायटीज़ जो होती है वो मार्केट में मिलती हैं। कुछ मैंगो जो होते हैं वो ग्रीन से कलर के होते हैं, लाइक मतलब छोटे से ओवल जैसे शेप में रहते हैं। कुछ जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर येलो होते हैं, तो कहलाए तो वो मैंगो ही जाते हैं, बट क्या होता है, उनकी जो स्पीशीज होती है वो डिफरेंट हो जाती है। बट होते क्या है, वो दोनों ही क्या होते हैं? मैंगो। बिलोंग करते हैं किससे? सेम जीनस से ही, लेकिन उनकी क्या होती है? स्पीशीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज, सेम जीनस की डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो होता है, उसे ही कहा जाता है क्या? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि क्या है, तो इसका एग्जाम्पल होगा क्या? मैंगो। ठीक, हमने दो टाइप्स के बारे में जाना। अब बात करते हैं तीसरे टाइप्स के बारे में, इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक क्या होता है? इंटरजेनरिक मीन्स जो दो डिफरेंट जीनस होते हैं कि उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे कहा जाता है क्या? इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमने टाइप्स के बारे में जाना कि इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें क्यों कहते हैं इन्हें इंटरजेनरिक और इंटरस्पेसिफिक और इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी पढ़ा और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स भी पढ़े। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे जो कि आपको इजीली विजिबल होगा। इस डायग्राम के थ्रू आपको हाइब्रिडेशन और इजीली अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में दो फ्लावर लिए गए हैं, एक पर्पल फ्लावर लिया और एक तरफ लिया व्हाइट फ्लावर। पर्पल फ्लावर का क्या किया गया है? जो पॉलन लिया गया है, पॉलन मतलब जो उसका पॉलन पार्ट होता है ना, आपने सुना होगा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, लाइक कोई भी फ्लावर होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे, अगर आपने रोज फ्लावर देखा हो तो रोज फ्लावर का जो ऊपरी जो अपर पार्ट होता है, जो इनर जो कि इनर की तरफ रहता है, उसमें छोटे छोटे दाने जैसे पाए जाते हैं, ग्रेन्स जैसे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो वो पूरा पार्ट क्या कहलाता है? पॉलन कहलाता है। तो जो पॉलन पार्ट है, यहाँ पे एक पर्पल फ्लावर लिया, उसका पॉलन पार्ट, ठीक, जिसे कट किया गया है, रिमूव किया। और दूसरी तरफ है व्हाइट फ्लावर, इसका भी क्या किया गया? इसका भी उन्होंने क्या किया? व्हाइट फ्लावर को लिया और इसका जो पिस्टल था, किसका? पर्पल फ्लावर का, उसको उसमें करवाया क्या? ट्रांसफर करवाया, यानी कि उन दोनों का आपस में क्रॉस ओवर करवाया। तो ये जो उससे क्या होगा, जो थर्ड स्टेप में कि जो पिस्टल बनेंगे वो क्या होंगे? वो फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि बड़े हो जाएंगे। और बड़े होने के साथ ही वो क्या बनाएंगे? पॉट्स बनाएंगे, छोटे छोटे पॉट्स बनाएंगे। ठीक, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे ये पॉट्स ऐसे बन गए। अब ये जो पॉट्स होंगे ना, हर एक पॉट्स के अंदर क्या होगा? सीड होगा। पॉट कैसे बनेगा भाई? पॉट तभी तो बनेगा जब उसमें कोई सीड होगा। बिना सीड के तो कोई ग्रोथ कर ही नहीं सकता है, जब तक जर्मिनेशन होगी ही नहीं। तो पॉट के अंदर क्या होगा? सीड होगी। ठीक, और ये जो सीड जो होगी ना, वो इस तरह से होंगे कि हाँ, ये प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएंगे कि हाँ, अगर इनके अंदर सीड आ गई तो डेट मीन्स अब हम इनका प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि हम इनको जो है प्लांट कर सकते हैं इनका। तो हमने क्या किया कि जब इनको प्लांटेड किया, यानी कि जब इनको प्लांटेशन किया इनका, तो जितने भी जब ये धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे डेवलप्ड होंगे, तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, यानी कि जो जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पर्पल कलर की बनेगी।
सो कैरेक्टरिस्टिक किसके आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए पर्पल फ्लावर के, लिया क्या, व्हाइट फ्लावर। दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी थी, दोनों को क्रॉसओवर करवाया और दोनों के क्रॉसओवर होने से क्या बना, एक नया जो है प्लांट डेवलप हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन। सो आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड क्लास। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की सेकंड मेथड के बारे में। सो सेकंड मेथड कौन सी है, सेकंड मेथड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी ऐसी क्रॉप्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। लेकिन इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है जो कि जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की फर्स्ट मेथड के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी स्पीशीज़ के दो अलग अलग जो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो प्लांट्स होते थे, ठीक, उनको जो है एक कंबाइन करके एक नया हाइब्रिड बनाया जाता था। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझा। एक तरफ हमने पर्पल फ्लावर लिया और एक तरफ हमने वाइट फ्लावर लिया था, ठीक। पर्पल फ्लावर का हमने मेल पार्ट कट करके उसको वाइट फ्लावर के साथ में ट्रांसफ़र किया था। जब उसके छोटे छोटे पॉट्स बने, जब वो फर्टाइल हुआ और जब उसके पॉट्स बने, उन पॉट्स के अंदर सीड्स थे और जब उन सीड्स को हमने सॉइल में डाला, उनकी सोइंग की, तो उससे क्या हुआ कि पर्पल फ्लावर के जो प्लांट्स थे वो जनरेट हुए। अब इस वीडियो में हम दूसरी वाली जो मेथड है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे हम शॉर्ट में जीएमसी क्रॉप्स भी कहते हैं, जीएमसी भी कहते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें कई सारे बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स से सेव करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम जानते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, जितने भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है। जब भी हम क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूव करते हैं तो उनका मेन एम क्या है, हमारा मेन एम होता है हमारा कि हमें ईल्ड अच्छी मिले। और ईल्ड में तभी अच्छी मिलेगी ना जब हमारी क्रॉप वैरायटी अच्छे से इम्प्रूव होगी। और वो कैसे होगी, जब हम क्रॉप में कई सारे वेरिएशंस लेके आएंगे, कई सारी वेराइटीज़ जो है उसको डेवलप करवाएंगे और उसको उन सारे के सारे फैक्टर्स से सेव करके रखेंगे जो कि उसको हार्म कर सकते हैं, ठीक। और उसको वो फैक्टर्स प्रोवाइड करवाएंगे जो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जीएमसी जो है ये क्या होती है, एक्चुअली ये एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जो कि साइंटिस्टों ने जिसको डेवलप किया। ये एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसमें पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी सोर्स से जीन लिया जाता है और उसका ऑल्ट्रेशन किया जाता है, यानी उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी और जीन के साथ, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो जनरेशन डेवलप होती है, जो जनरेशन बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं, ठीक। अब आप जानते हैं कि जीन क्या होता है, जीन क्या होते हैं। हमने जीन के बारे में जो है पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि जीन क्या होते हैं। जीन वो होते हैं जो कि जीन जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं मतलब, जैसे कि मैं आपकी बात करूं तो आप कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक। कोई स्टूडेंट्स जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, कोई स्टूडेंट्स उसकी हाइट कम होती है, कोई स्टूडेंट्स मोटा होता है, कोई स्टूडेंट पतले होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो उनका थिक होना, उनका थिन होना, उनका लॉन्ग होना, शॉर्ट होना, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उनके जीन पे डिपेंड करता है। और जीन उन्हें किन से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से, और उनके पेरेंट्स को किससे मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से। भाई पेरेंट्स से ही तो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं चिल्ड्रन में, F1 F2 जनरेशन। और क्यों बोलते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन का ट्रांसफ़र होता है, और वो जीन क्या करते हैं, जीन के अंदर होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी बॉडी जो है या आपके अंदर जो भी कैरेक्टर होगा ना, वो किस वजह से होगा, आपके अंदर जो जीन प्रेजेंट है, जिसका जीन प्रेजेंट है, चाहे वो आपकी मम्मा का हो या आपके फादर का हो, जिसका जीन प्रेजेंट होगा उस वजह से आपकी बॉडी ऐसी होगी। आप मोटे भी होंगे, आप पतले भी होंगे, जैसे भी आप होंगे, तो आपके अंदर ये जो क्वालिटी होगी वो किस वजह से होगी, जीन की वजह से। और वो जीन आपको किससे मिलेंगे, आपके पेरेंट्स से। तो सेम
जीएम क्रॉप्स में क्या किया जाता है कि हमें कुछ ऐसे क्रॉप्स चाहिए, मान लीजिए कि जिन्हें हमें कई सारे फैक्टर से जिन्हें बचा कर रखना होता है। तो जीएम क्रॉप्स में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक जीन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी सोर्स से हम जीन लेते हैं और उसको हम ऑल्टर करते हैं, उसका अल्ट्रेशन करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका अल्ट्रेशन करके यानी उसमें चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर जीन। तो हम उसका अल्ट्रेशन करते हैं, किसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं, जिससे कि हमें जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक वाला जो क्रॉप्स है वो हमें मिल जाए। तो जो क्रॉप बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि हमें चाहिए होंगे। ठीक, तो उसी तरह के प्रोसेस को, तो जो क्रॉप्स बनती है ना इस तरह के जीन से, उन क्रॉप्स को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मेथड है ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड है। तो इस मेथड को जो है मेमोराइज रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछी भी जाती है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जीएमसी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या हो सकता है इनमें से जीएमसी का एग्जाम्पल जो है वो फाइंड आउट कीजिए। तो जीएमसी के एग्जाम्पल में जब आए तो मेन जो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है इन इंडिया, देखा जाए तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन कैसे बना होगा, सीधी सी बात है, बीटी कॉटन कैसे बना, कॉटन के साथ में किसी ऐसे बैक्टीरिया के जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस मतलब कि वो किसी इंसेक्ट से उस कॉटन का जो प्लांट है उससे उसको सेव करके रखेगा, यानी कि अगर कोई भी इंसेक्ट अगर कॉटन के प्लांट पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो उस अटैक को ईजिली टॉलरेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट रेजिस्टेंस हमने जीन, बैक्टीरिया जो था हमने उससे इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन लिया और उसके जीन का हमने ऑल्ट्रेशन किया किसके साथ में, कॉटन के साथ में। तो उस प्लांट के साथ में ऑल्ट्रेशन किया तो बना क्या वो प्लांट बना बीटी कॉटन, जिसे नाम दिया गया क्या, बीटी कॉटन। इसी तरह से सेम प्रोसेस कॉर्न के साथ हुई। ठीक, कॉर्न के साथ भी यही किया गया कि डिफरेंट वेराइटीज़ के कॉर्न के साथ में जीन को लेके देन उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो कॉर्न भी डिफरेंट वेराइटीज़ में हो गए। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये कॉमन एग्जाम्पल है किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। और ये एग्जाम्पल मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसमें से आपको राइट वन चूज करना होता है। तो अगर आपके साथ जब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप ज़रूर लगाइएगा बीटी कॉटन या फिर कॉर्न। ठीक, तो ये तो हमने जीएमसी